डीमटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। तो ये दो टर्म्स हैं, डीमटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज, आपको समझना पड़ेगा। Dematerialization, this is a process where securities held by the investors in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he can hold it as an electronic balance in an account. This process of holding securities in the electronic form is called as dematerialization. देखिए, पहले क्या होता था, जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते थे, फॉर एग्जांपल आप शेयर खरीदते थे, तो बदले में आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से इशू किया जाता था। और वो जो सर्टिफिकेट होता था, वो जो कागज होता था, वो इस बात का प्रूफ होता था कि आप एक्चुअली उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो चीजें होती है जो फिजिकल फॉर्म में होती है, ये डैमेज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे वो फट सकता है, जल सकता है, पानी में भीग सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया कि ये जो सिक्योरिटीज थी, इनको फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चालू किया गया, और इसी को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, उसको लेके और कैंसिल कर दिया जाता है, और बदले में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको उसका एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है। और ये जो आपके शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज होती है, इसको रखने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है, और वो अकाउंट खोला जाता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका नाम होता है डिपॉजिटरी। ये जो डिपॉजिटरी होता है, ये एक बैंक की तरह होता है, जहां पर आप पैसे डिपॉजिट नहीं करवाते हैं। वहां पे आप क्या डिपॉजिट करवाते हैं? अपनी सिक्योरिटीज। आप वहां डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी सिक्योरिटी, वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को कहते हैं डीमटीरियलाइजेशन। डिपॉजिटरी कौन होता है? The investor has to open a dematerialization account with an organization called depository. ये जो डिपॉजिटरी है, ये वो होता है जिसके पास कोई भी इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खोलता है। डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज्ड। ठीक है। यहाँ पर ये जो डिपॉजिटरी में आप अकाउंट खोलते हैं, कोई भी इन्वेस्टर अकाउंट खोलता है, तो वो उसकी जो डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी होती है, वो यहाँ पर रखी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी यानी एक ऐसी फिक्स्ड एसेट, ऐसी फाइनेंशियल एसेट जो आपके पास है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has made it mandatory for the settlement procedures to be in demat form for certain securities. SEBI ने कई सारी सिक्योरिटीज जो है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होंगी, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकती। Holding shares in demat form is very convenient as it is just like a bank account. Even transactions can be conducted online. तो आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटीज थी, उसकी बजाय ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज रखना बहुत आसान होता है। ये जो डिपॉजिटरी का आपका अकाउंट खुलता है, ये एक बैंक अकाउंट की तरह ही है। यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटीज को रख सकते हैं, और इसका जो ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहें, तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है। कोई फिजिकल करने की, जाने की जरूरत नहीं होती वहां। वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम, सबसे पहले करना क्या होता है डीमेट सिस्टम के लिए? आइडेंटिफाई अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक अ बैंक और ब्रोकर। देखिए, ये जो डिपॉजिटरी होते हैं ना, ये इन्वेस्टर्स से सीधे डील नहीं करते। ये किन से डील करते हैं? ये इनके इंटरमीडियरीज होते हैं, जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेयर ब्रोकर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आपको अपना डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खुलवाना है, तो आपको किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। वो कोई बैंक हो सकता है या ब्रोकर हो सकता है। सेकंड, कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कई सारी चीजें आपको फिजिकली यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट along with a dematerialization request form. अगर आपके पास कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स रखे हैं किसी सिक्योरिटी के, तो उसको आप अपने डीपी को दे दीजिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। साथ ही उसको एक रिक्वेस्ट भी आपको देनी पड़ेगी कि मेरे फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म भी देना है। If shares are applied in a public offer, simple details of DP and Demat account are to be given. कभी भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नए शेयर्स के लिए जो कि न्यू मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जो अकाउंट नंबर है वो, और डीमेट अकाउंट नंबर, ये दो चीजें देने की जरूरत है। तो आपके शेयर सीधे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे।
If through broker, the DP is to be instructed to debit the account with the number of shares. ठीक है, तो अगर आप ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हैं तो आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आपके जो भी शेयर्स आ रहे हैं उसको आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए. द ब्रोकर देन पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड फ्रॉम द पेमेंट रिसीव्ड. अब जो भी आपने शेयर्स बेचे हैं उससे जो पेमेंट आए हैं उससे सामने वाले को पेमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, all these transactions are to be completed within 2 days. In simple words, the settlement period for the delivery of shares and payment received from the buyer is T+2 basis. आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन प्लस 2 days के अंदर ये सारा सेटलमेंट आपको करना होता है. नेक्स्ट होता है डिपॉजिटरी. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है. डिपॉजिटरी, सेबी हैज डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म. तो फिजिकल फॉर्म में जो शेयर्स थे इनके ट्रांसफर में कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उसी को ओवरकम करने के लिए सेबी ने ये डिपॉजिटरी वाला कंसेप्ट लागू किया. इन दिस सिस्टम ट्रेडिंग इन शेयर्स इज मेड कंपलसरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डिपॉजिटरी सर्विसेज सिस्टम एंड डीमेट अकाउंट. तो अब आज की तारीख में अगर आपको कुछ भी ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना होंगे और डिपॉजिटरी सर्विसेज सिस्टम यूज करना होगा और डीमेट अकाउंट आपका होना कंपलसरी. डिपॉजिटरी सर्विसेज, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये डिपॉजिटरी? अ बैंक कीप्स मनी ऑफ इट्स कस्टमर इन सेफ्टी इन द सेम वे डिपॉजिटरी इज आल्सो लाइक बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज, एग्जांपल शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा सेफली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर. जिस तरीके से बैंक जो है इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ अपने पास रखता है, संभाल के रखता है और उनको वापस देता है जब वो डिमांड करते हैं, उसी तरीके से ये जो डिपॉजिटरी होते हैं ये आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ रहें. In the depository, a securities account can be opened and all shares can be deposited. आप कोई भी एक अकाउंट खुलवा लीजिए किसी डिपॉजिटरी के और अपने सारे शेयर वहां डिपॉजिट करवा सकते हैं. They can be withdrawn, that is sold at any time, and instruction to deliver or receive shares on behalf of the investors can be given. तो अगर आप कभी भी अपने शेयर्स को सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे. जब आप कोई नए शेयर्स खरीदेंगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स. एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए. ये जो दो डिपॉजिटरीज इस समय इंडिया में काम कर रहे हैं, इससे पहले का नाम है एनएसडीएल, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. इन्हीं को डिपॉजिटरी पार्टी विच आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है. फोर प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम. तो यहाँ पर मेनली जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो चार होते हैं. पहला है डिपॉजिटरी, दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तीसरा होता है इन्वेस्टर्स और चौथा होता है इशूइंग कंपनी जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है. A depository is an institution which hold the shares of an investors in electronic form. There are two depository, NSDL और CDSL. तो डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन होती है किसी भी इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखती है. इंडिया में इस समय दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ही ओपन्स द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटी. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो होता है जो इन्वेस्टर का अकाउंट खोलता है डिपॉजिटरी के पास और उसका रिकॉर्ड भी रखता है. नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना चाहता है. इशूइंग कंपनीज, the organization which issue the securities. These issuing companies send a list of shareholders to the depositories. तो ये जो issuing company होती है ये होती हैं वो जिनके securities issue किए गए हैं, यानी shares, bond, debenture जो issue करती हैं. और ये क्या करती हैं, इनके जो भी shareholders होते हैं उसकी list depository को भेज देती हैं. तो ये थे 4 players in this system. नेक्स्ट है, दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो हमारे यहाँ दो तरीके के हैं. पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज. ये स्टॉक एक्सचेंज जो है लेटेस्ट पे है, मॉडर्न है और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज की गई.
It was incorporated in 1992 and was recognized as stock exchange in April 1993. हालांकि इसको 1992 में ही बना लिया गया था, बट इसको जो रिकॉग्निशन मिली स्टॉक एक्सचेंज की वो अप्रैल 1993 में मिली। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994। इसने अपना काम करना चालू किया था 1994 में। और उस समय क्या करते थे यहाँ पर, विद ट्रेडिंग ऑन द होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट। तो होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट की ट्रेडिंग यहाँ पर की जाती थी। The board of NSE includes senior executives from promoter institutions and eminent professionals without having any representation from trading members. तो इसमें जो काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इसके जो प्रमोटर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जिनने इसको बनाया है, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, उनके कुछ लोग हैं, साथ ही कुछ दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं, बट इनमें से कोई भी वो नहीं है जिसका कि ट्रेडिंग करने वालों से कोई भी रिलेशन हो। Objectives of NSE. NSE का objectives क्या है? NSE was set up with the following objectives. पहले establishing a nationwide trading facility for all type of financial instruments. तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की सुविधा देती है। नेक्स्ट है ensuring equal and easy access to investors all over the country through an appropriate communication network. तो पूरे देश में कहीं भी इन्वेस्टर बैठे हों, वो इजीली इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है जो बड़ा इजी सा है। प्रोवाइडिंग अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज करता है और सारी सिक्योरिटीज का जो ट्रेडिंग होती है बहुत ट्रांसपेरेंसी से होती है और फेयरली काम किया जाता है यहाँ पे। इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स एंड बुक एंट्री सिस्टम। यहाँ पे जो सेटलमेंट साइकिल होती है वो छोटी होती है। सेटलमेंट जो होता है जिसमें कि सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को वो करना होता है, आपको रिकवर करना होता है, राइट। नेक्स्ट है मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनको फॉलो करता है। लास्ट और ये छोटा सा आपका टॉपिक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। BSE लिमिटेड was established in 1875। ये 1875 में बना था एंड इट वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। It was granted permanent recognition under the Securities Regulation Act 1956। बाद में जो है इसको परमानेंट रिकॉग्निशन मिली हिंदुस्तान आजाद होने के बाद। ये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। Stock exchange. A stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. It is a market which facilitates the exchange of securities, that is shares, debentures, and etc. into money and vice versa. तो शेयर मार्केट्स या स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदने और बेचने का काम करता है। अभी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यानी प्राइमरी मार्केट से जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं इन्वेस्टर्स, यदि वो उसको बेचना चाहे या कोई खरीदना चाहे तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सेलिंग की जाती है, वहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को बेच देती है, इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स बेचना चाहें तो वो प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को नहीं बेच सकते, इसीलिए वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं और यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर्स ही होते हैं, यहाँ पर कंपनीज नहीं होती। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं वो दूसरे ऐसे इन्वेस्टर्स जो उसको खरीदना चाहते हैं उनको बेच देते हैं। तो ये वो जगह होती है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मींस, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज यानी कोई एक ऐसी बॉडी है इंडिविजुअल्स की, या ये इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, ना भी हो। इसका बेसिक काम क्या होता है? असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के? पहला, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यदि आपने कोई सिक्योरिटीज खरीदी है प्राइमरी मार्केट से तो ये उसको लिक्विडेट करवा सकती है, ये वो मार्केट प्रोवाइड करवाती है उनके लिए जहां पर इनको खरीदा और बेचा जा सकता है।
सेकंड होता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटी का प्राइस होता है वो कंसर्निंग कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने सिक्योरिटी को कितने में बेचना चाहती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है। The forces of demand and supply of shares determine the share prices. Forces of demand and supply यानी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा उसका भाव बढ़ेगा, जिस चीज की डिमांड कम होगी और मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा उसका भाव कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइसेस डिसाइड होते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, तो स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक एक्सचेंज की ये जिम्मेदारी है वो ये देखे कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सेफ हो, सिक्योर हो, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा सही सलामत मिले। ठीक है, तो ये सारे काम देखने का इसका काम है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए यहाँ पर जो होता है डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है वो उस स्टॉक एक्सचेंज से ही रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को या जो निफ्टी या सेंसेक्स जो होते हैं इनको बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो जिस देश के स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसा माना जाता है कि उस देश की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, जो जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको ये मोटिवेट करती है, उनको एजुकेट करती है, उनको गाइड करती है कि किस तरीके से वो लोग सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, ठीक है, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब बेसिकली हिंदी में इसको सट्टा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ऐसी जगह है जहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लोग स्पेकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड अंडर रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। यहाँ स्पेकुलेशन होता जरूर है, लेकिन जैसा कि लॉ में लिखा हुआ है, जो उनका तरीका है कंडक्ट करने का, जो कंट्रोल करने का, ये उस हिसाब से यहाँ पर स्पेकुलेशन किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, तो trading in securities is executed through an online स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, यानी ट्रेडिंग खरीदने और बेचने का काम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर रेट्स दिखाए जा रहे होते हैं, तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं खरीदने और बेचने के लिए। ट्रेडिंग इज डन इन ब्रोकर्स ऑफिस थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन सर्वर होता है उसी के टर्मिनल्स सारे ब्रोकर्स के ऑफिसेज में भी होते हैं, यानी वहां पर भी कंप्यूटर्स होते हैं जिसपे डायरेक्टली वो सारी चीजें चल रही होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स मेन कंप्यूटर सिस्टम विद मेनी टर्मिनल्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन सर्वर कंप्यूटर होता है उससे जुड़े हुए कई सारे टर्मिनल कंप्यूटर्स होते हैं जो पूरे देश भर में ब्रोकर्स के ऑफिस में फैले होते हैं। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ट्रेडिंग का काम सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स के साथ किया जाता है हु आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। Every broker has access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange. हर ब्रोकर के पास एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेन कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है। In this screen-based trading, a member logs on the site and any information about the shares, that is company member, etc., and the price at which she is willing to buy or sell is fed into the computer. तो अगर किसी भी व्यक्ति को शेयर्स खरीदना है या बेचना है तो वो उस कंप्यूटर में लॉग इन करके देख सकता है कि उस कंपनी के कौन मेंबर्स हैं, क्या उसका प्राइस चल रहा है, क्या उसके दूसरे इंडाइसेस हैं, वो देख कर वो खरीद और बेच सकता है। The software is so designed that the transactions will be executed when a matching order is found from a counterparty. इसका कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया गया है कि आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई दूसरी पार्टी सेम उसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो अगर कोई दूसरी पार्टी है जो 100 रुपए में शेयर बेचने को तैयार है तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाए गए हैं। The computers in the broker's office constantly matches the orders at the best bid and offer the prices. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें ऑर्डर्स को मैच किया जाता है, जो सेलिंग का ऑर्डर होगा, बाइंग का ऑर्डर होगा, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल कनेक्शंस होते हैं ये उसको काउंट करते जाते हैं और उस हिसाब से ट्रांजेक्शंस होते हैं।
Those that are not matched remain on the screen and are open for future matching during the day. अगर किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है इन्वेस्टर ने और उस समय वो ऑर्डर नहीं मैच हो पा रहा है, यानी कोई काउंटर पार्टी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो ऑर्डर तब तक ओपन रहेगा जब तक स्टॉक मार्केट खुला हुआ है। जैसे ही कोई ऑर्डर आया उसकी रेंज में, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कोई ऑर्डर नहीं आया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इंडिया में कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI was established by Government of India on 12th April 1998 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection। तो सेबी जो है इसको किस लिए बनाया गया था? हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसको गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था 12 अप्रैल 1998 को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंटरिम का मतलब है जब तक कि कोई और नहीं आ जाता, एक्चुअली जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाना है तब तक सेबी ये काम देखेगी। तो सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस लिए किया था? ताकि सिक्योरिटी मार्केट्स की हेल्दी ग्रोथ हो सके, साथ ही इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इट वॉज गिवन a statutory status on 30th January 1992 through an ordinance which was later replaced by an act of the parliament known as SEBI Act 1992। तो वो जो मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया था, इसको इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, बाद में इसी को फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और डेट थी 30th जनवरी 1992। तब एक ऑर्डिनेंस पास किया था गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, और बाद में इसी को एक्ट बना दिया गया, सेबी एक्ट 1992 के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद से सेबी जो है ऑथोराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। It seeks to protect the interest of investors in new and second hand securities। इसका काम क्या है? इसका काम है, चाहे न्यू सिक्योरिटीज इशू हो रही हो या फिर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा हो, किसी भी केस में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। तो सेबी का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था इसको बनाने का? टू द इशूअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस। जो लोग इशू करते हैं, यानी जो कंपनीज हैं जो अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं, उनकी सिक्योरिटी खरीदने और बेचने के लिए ये एक मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाती है। टू द इन्वेस्टर्स, यानी जो लोग पैसा लगाते हैं, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टर्स की तरफ ये है कि ये उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। टू द इंटरमीडियरीज, ये जो ब्रोकर्स होते हैं या मर्चेंट बैंकर्स होते हैं या ये इस तरीके के लोगों के लिए इसका क्या काम है? इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपैंडिंग मार्केट। ये इनको एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करती है जो कॉम्पिटिटिव है, प्रोफेशनल है, साथ ही ग्रेजुअली ये एक्सपैंड भी हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेबी की ऑब्जेक्टिव्स तो वही तीन चार जो मैंने आपको बताए, एक बार फिर से सुन लीजिए। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग। इसका काम है जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनको रेगुलेट करना, सो दैट उनकी फंक्शनिंग एफिशिएंट हो पाए। To protect the rights and interest of investors and to guide and educate them for fraudulent activities। तो इसका काम है इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, साथ ही उनको एजुकेट करना, गाइड करना, जिससे कि वो किसी गलत एक्टिविटी का शिकार न हो जाए, फ्रॉड एक्टिविटी का। टू प्रिवेंट ट्रेड मॉल प्रैक्टिसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो मॉल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो गलत तरीके आजमाए जाते हैं, वहां उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। एक उदाहरण दिया मॉल प्रैक्टिस का, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी का कोई बड़ा लेवल का ऑफिसर जो होता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रमोटर्स हो सकते हैं, जब वो अंदर की खबर बाहर मार्केट में लीक कर देते हैं अपने फायदे के लिए, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। To regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc। तो जो इंटरमीडियरीज है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, मर्चेंट बैंकर्स हो या अंडर राइटर्स हो, कोई भी हो, उन सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और ये देखना कि वो लोग कोई गलत काम न करें। तो ये सेबी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी। अब ये जो फंक्शंस ऑफ सेबी हैं ये तीन तरीके के होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
तो सेबी के जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रेगुलेटरी फंक्शन, एक होता है डेवलपमेंटल फंक्शन और एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करने का काम सेबी करता है, यानी उनकी परमिशन के बिना कोई भी मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकता। सेकंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं या जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करने का काम भी सेबी करती है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट्स। तो इन सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी सेबी करती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। टेक ओवर बिड्स का मतलब क्या होता है? जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद लेती है, पूरा का पूरा उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, तो उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी करती है। Calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchanges and intermediaries। जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो आपके सब ब्रोकर्स हैं या दूसरे जो भी लोग हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सब लोगों से, इन लोगों के ऑफिसेज में सेबी जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, इनकी बुक्स कॉल कर सकती है ऑडिट करने के लिए, साथ ही इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी भी कर सकती है। लीवाइंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ एक्ट। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़े तो एक्ट के हिसाब से ये किसी के ऊपर फीस भी लगा सकती है और दूसरे चार्जेस भी लगा सकती है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, जिसके थ्रू सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अधिकार है कि वो अपने पावर्स को यूज कर सकती है इन मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड फंक्शन जो है सेबी का, वो है डेवलपमेंटल फंक्शंस। इट प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट के जो भी इंटरमीडियरीज हैं, इनको ट्रेनिंग देने का काम करती है सेबी। सेकंड है इन्वेस्टर्स एजुकेशन। ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट करती है, उनको गाइड करती है किस तरीके से उनको काम करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल एसआरओस। तो जितने भी एसआरओस हैं उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, साथ ही वो ये देखती है कि इसके फेयर प्रैक्टिसेस हों। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो ये रिसर्च करती है, साथ ही इनको रिसर्च को पब्लिश भी करती है, ताकि लोग जितने भी मार्केट में काम करना चाहते हैं उनको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। थर्ड है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सेकेंडरी मार्केट। तो इसका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यानी ये जो प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, उसमें सबसे पहला काम होता है सेकेंडरी मार्केट जो है या जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहां पर कोई भी फ्रॉड न हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस न की जाए। जैसे कि प्राइस रिगिंग होता है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होते हैं। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है जब इंटरमीडियरीज मिलके जो है या कंपनी अपने शेयर के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको प्राइस रिगिंग कहते हैं। और मिसलीडिंग स्टेटमेंट यानी ऐसे स्टेटमेंट जिससे किसी शेयर के भाव के ऊपर फर्क पड़ता है, जबकि एक्चुअली वो नहीं पड़ना चाहिए। प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। एजुकेट इन्वेस्टर्स, प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एजुकेट किया जाता है, साथ ही फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। द सेबी ऑल्सो फॉर्म टू एडवाइजरी कमिटीज। तो सेबी जो है दो एडवाइजरी कमिटीज बनाती है। दे आर प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी एंड द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। इन दो कमिटी का नाम है प्राइमरी एडवाइजरी कमिटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज ऑफ सेबी। ठीक है। तो ये जो दो कमिटीज है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेबी को एडवाइस करना कि किस तरीके से वो पॉलिसीज बनाए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में, जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टू कमिटीज आर एज फॉलोज। तो अब इन दोनों कमिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एडवाइस सेबी। इनका काम एडवाइजरी रोल होता है बेसिकली। ठीक है, ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जो भी इनको करना होता है वो करते हैं और सेबी को एडवाइस करते हैं on issues relating to regulation of intermediaries for ensuring investors protection।
तो किस तरीके से इंटरमीडियरीज को रेगुलेट किया जाना चाहिए उसके लिए सेबी को एडवाइस करते हैं। साथ ही ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट, किस तरीके से प्राइमरी मार्केट का डेवलपमेंट किया जाए उस बारे में ये सलाह देते हैं। टू एडवाइस सेबी ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज, कंपनी को कई सारी जानकारी सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी होती है, तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है उसके बारे में ये सेबी को एडवाइस करते हैं। टू एडवाइस फॉर चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क एंड टू इंट्रोड्यूस सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, साथ ही किस तरीके से चीजों को ट्रांसपेरेंट किया जाए वहां पे, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, कोई धांधली ना हो, कोई फ्रॉड ना हो प्राइमरी मार्केट में, उसके बारे में भी ये सजेस्ट करती हैं सेबी को। टू एडवाइस द बोर्ड मेंबर्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। सिमिलरली प्राइमरी मार्केट के साथ ही ये सेकेंडरी मार्केट को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और रेगुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में सेबी को एडवाइस करती हैं।